क्वेश्चन नंबर 34A, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ क्विक ग्रेन्स लिमिटेड। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं आज। हाँ, इसीलिए मैंने शूट का भी प्लान बनाया कि भैया इसमें से, और यही लेवल आता है बेसिकली। आपके सामने जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपके पास इक्विटी एंड लायबिलिटीज, हमने कैसे लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, हमने क्या किया था, पहले हमने लायबिलिटी साइड को उठाया था, डेटा पुट किया था, फिर हमने एसेट साइड को उठाया था। ये आपका फॉर्मेट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये पूरा स्पेस मैं ऑपरेटिंग के लिए छोड़ रही हूँ आपके लिए। इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, नीचे ले लेती हूँ थोड़ा सा, इतना मेरा ऑपरेटिंग का स्पेस लग ही जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए कॉलम बना दिया। यहां पर मैंने ए मेंशन किया, यहां मैंने बी मेंशन किया। याद होगा लास्ट क्लास में ए प्लस बी प्लस सी किया था। तो अगर आप ए प्लस बी प्लस सी करते हैं ना लास्ट में, तो यहाँ लेबल भी करना जरूरी है। ठीक है, टीचर कहेगी व्हाट इज ए बी सी, तो मैंने आज लेबलिंग कर दी। ठीक है, इसके बाद तीसरा होता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जिसका डेटा आएगा उसका डेटा हम उसके कॉलम में, रेस्पेक्टिव कॉलम में हाथ के हाथ अगर हम फिल करेंगे तो हमारे से कुछ मिस नहीं होगा। कैश फ्लो में दिक्कत से भी होती है, आप चीज मिस कर जाते हो कि ये करना था वो करना था। तो अगर हम ऑर्डर से चलेंगे तो मिसिंग के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। चले जी, सबसे पहले दी हुई है आपको शेयर कैपिटल। लास्ट ईयर भी 2 लाख थी, इस साल भी 2 लाख है। कोई एप्रिसिएशन नहीं हुआ, कोई शेयर इशू नहीं किए, कोई शेयर रिडीम नहीं किए। लेकिन जैसे ही आपने शेयर कैपिटल देखी तो देखो नीचे नोट्स दिए हुए हैं, उससे रिलेटेड कोई डेटा तो नहीं है, जरूर क्रॉस चेक करना है, क्योंकि नीचे डेटा होता है कभी कभार, ऊपर कुछ नहीं दिख रहा होता, नीचे नोट्स में आ जाता है, यहाँ कुछ नहीं है। इसके बाद आपको दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस आपका, उसके लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन होती है। और अगर आपको याद हो, आपको नेट प्रॉफिट लेना है और नेट प्रॉफिट में करंट माइनस प्रीवियस ईयर हम करते हैं। ठीक है, करंट ईयर का डेटा बता रहा है 1,25,000 और प्रीवियस ईयर का डेटा बता रहा है 20,000। तो बेसिकली आपके यहां पर तो आ गए 1,05,000। कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? कोई कंफ्यूजन? इसके बाद अब इसमें कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शंस होते हैं, अगर तुम्हें ध्यान आ रहा हो। नीचे देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रपोज डिविडेंड गिवन है, गिवन है। इसमें क्या क्या एडिशन थे अगर याद हो, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड ऑफ करंट ईयर, ये डेटा था अगर याद आ रहा हो। और एक चीज थी प्रोविजन फॉर टैक्स, और ये भी करंट ईयर का लिया जाता था। ये इंफॉर्मेशन याद आ रही है, मैंने डलवाई थी तुम्हें जब कल सिखाया था। तो अगर देखो कोई डेटा है रिजर्व से रिलेटेड, चेक करो, जनरल रिजर्व से रिलेटेड कोई चीज क्वेश्चन में गिवन हो, कुछ नहीं है। हाँ, प्रपोज डिविडेंड इसमें गिवन है, और प्रपोज डिविडेंड यहाँ पर जो लिया जाता है वो कौन से साल का लिया जाता है? प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का इस बार पे करेंगे। प्रीवियस ईयर का आपके पास है 20,000 रुपए। ठीक है, 20,000 रुपीज आप यहाँ पर लेंगे। बैठ जा भाई जल्दी। प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर क्यों लिया है, पहले इसका रीजन बताओ मुझे। क्योंकि प्रीवियस ईयर का करंट ईयर में पे होगा। ठीक है, और इसकी पेमेंट हमें कहां से करनी है? प्रपोज डिविडेंड विल बी पेड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। याद आ रहा है? जैसे ही प्रपोज डिविडेंड यहां डालो, यहां भी हाथ के हाथ डाल दो। यहां होना है माइनस, यहां होना है प्लस। ये 2 जगह जाता है और 1 जगह डलता है गलती से हमारे से, इसीलिए हमारा कैश फ्लो मिलता नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर होता है। इसके बाद इंटरिम डिविडेंड नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन देखो प्रोविजन फॉर टैक्स है बैलेंस शीट में, देखो दिख रहा कहीं? है, मैंने देखा है, मैंने क्वेश्चन ही वही पिक किया है। प्रोविजन फॉर टैक्स नाम की कोई चीज है नहीं तो वर्किंग नोट में होगी। हाँ बिल्कुल दिया हुआ है 15,000 एंड 10,000। अब सुन लो प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या करना है, कल भी बताया था मैंने। प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ द करंट ईयर, हमने प्रोविजन इस साल बनाया लेकिन हमने किसी को पे नहीं किया, वो यहाँ पर करंट ईयर वाला ऐड होगा। और कितना प्रोविजन है? 15,000 रुपए आप यहाँ पर ऐड करेंगे। और जो प्रीवियस ईयर वाला प्रोविजन है एज अ टैक्स पेड, प्रीवियस ईयर वाला कितना है मुझे बता दो? 10,000। यहाँ होगा माइनस, ये ट्रीटमेंट है प्रोविजन फॉर टैक्स का। दोबारा सुन लो,
हाँ बिल्कुल, पूरा कैश फ्लो बनने के बाद, इसलिए मैंने डाल दिया क्योंकि ये मिस हो जाता है। उसके नीचे 2 लाइनें छोड़ दी, उसके नीचे एक लाइन मैंने छोड़ दी क्योंकि यहाँ पर मैं कैश फ्लो निकालूंगी, उसके लिए इतना स्पेस छोड़ दिया। और इसके बाद हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। अगर चीजें साथ के साथ डल जाएंगी तो मिस नहीं होंगी, क्योंकि ये बड़ी हपहजार सा है, कहीं से भी कुछ भी डेटा उठ के और पुट होना है। दोबारा बता रही हूँ, प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट 2 साल का डेटा गिवन है, प्रीवियस ईयर वाला जो डेटा है उसे कंसिडर किया जाता है एज अ टैक्स पेड, दिखा दिया मैंने प्रीवियस ईयर वाला। और करंट ईयर वाला प्रोविजन मेड है, हमने किसी को पे नहीं किया, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट है, दैट्स व्हाई इट शुड बी एडेड डाउन। बताओ यहां तक चीज क्लियर होती है? कोई कंफ्यूजन इसमें? और इस प्रोविजन फॉर टैक्स वाले पॉइंट पे अलग से क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्कर और 3 मार्कर। उसका जो बड़े वाला आता है वो कराऊंगी, 18th 19th क्वेश्चन है शायद, वो भी मैं अलग से लूंगी। उसकी तो वीडियो भी बनी हुई है, दोनों केस की वीडियो बनी हुई है, 2 केस बनते हैं, वो दोनों केस की बनी हुई है। जरा इसको ऐड करना। रिफंड ऑफ टैक्स तो नहीं है इसमें कुछ? 140 आ गया। 140 से हमारा होगा कैश फ्लो स्टार्ट। तो हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,40,000 पॉजिटिव वैल्यू है आपकी। डल गई? कोई कंफ्यूजन इसमें तो बताओ? कोई कंफ्यूजन? आगे चले आगे। अच्छा जी, हमने शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल का काम कर दिया। लायबिलिटी को देखो, अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी को देखो, शेयर कैपिटल का काम कर दिया, रिजर्व एंड सरप्लस का काम कर दिया। तीसरी चीज आ रही है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जैसे भी आ रही हैं उससे रिलेटेड क्या कोई नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में कुछ गिवन है? कभी कभी होता है, अभी नहीं है, आपने क्रॉस चेक करना है। वो अलग है, वो अलग है। हाँ जी, कौन बोला भाई? हाँ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बिल्कुल गिवन है, बैलेंस शीट में गिवन है। कभी कभी उसका नोट्स टू अकाउंट्स में डिटेल होती है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आते हैं आपके? डिबेंचर्स आते हैं। डिबेंचर 2 तरीके के होते हैं, एक रिडीम हो रहा होता है और एक इशू हो रहा होता है। वो डिटेल हमेशा नोट्स टू अकाउंट्स में होगी, वो ऊपर नहीं होगी। तो ऊपर से देख के सीधा डेटा एकदम नहीं डालना है, नीचे देखना है। अभी इस क्वेश्चन में नहीं है, तुम्हें आगे क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तुम्हारी 50,000 की थी, अब दिखा रहा है 75,000। ऑब्वियसली आपने बोरोइंग्स किए, आपने 25,000 रुपए बोरो किए, और जो हम बोरो कर रहे हैं बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए कर रहे हैं, तो यहां दिखाओगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितने की है? 25,000 रुपए का इनफ्लो हो रहा है, बिल्कुल दिखा दिया। अच्छा, इससे रिलेटेड इंटरेस्ट भी आ रहा है नीचे, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यहां तो बता दिया 8,000, नहीं बताया होता तो हम कैलकुलेट करते। अच्छा, इंटरेस्ट की अगर पेमेंट होगी तो बिल्कुल यही होगी, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 8,000 रुपए की आपने करनी है यहां पर पेमेंट। हाँ, अब यहां पर ध्यान से सुनना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, प्लस करते हैं हम क्या करते हैं? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, तो अगर आपने कोई इंटरेस्ट यहां माइनस किया है तो ऑब्वियसली वो नेट प्रॉफिट में से ऑलरेडी पेड है और वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, तो उसे वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, मैंने यहां जान के एरो बनाया है, आइटम्स के लिए बना रही हूं, कुछ भी बना सकते हो आप, डॉट बना के भी कर सकते हो। तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यहां पर होगा 8,000 रुपए ऐड। बताइए यहां क्यों आया? हमारा जो बिजनेस है उसमें से इसकी पेमेंट ऑब्वियसली हो गई होगी, और ये ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड है हमारे इस नेट प्रॉफिट में से, तो हमने इसलिए वापस ऐड बैक किया, क्योंकि अगर इसकी पेमेंट कहीं दिखानी है तो वो फाइनेंसिंग में दिखानी है, इसीलिए। नेट प्रॉफिट जब भी कैलकुलेट होता है उसमें से ऑपरेटिंग लॉसेस, फाइनेंसिंग लॉसेस और इन्वेस्टिंग लॉसेस सारे माइनस होते हैं। बट जब कैश फ्लो बन रहा है तो सेग्रीगेशन वाइज बन रहा है, इसीलिए हमें इसे ऐड बैक करना पड़ रहा है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। ठीक है, आगे चलूं। इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बाद आपकी आ रही है करंट लायबिलिटी। ठीक, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन का काम हमने कर दिया, हमारे पास ट्रेड पेबल्स हैं। अच्छा, यहां पर कुछ प्लस की अभी आइटम्स बची हैं जिनको मैं डालूंगी, और माइनस की आती है इनकम्स, वो मैं डालूंगी। इसके बाद जो हमारी वैल्यू निकल के आती है उसे बोला जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, यहां पर हम क्या कर रहे थे, अगर याद हो, डिक्रीज इन करंट एसेट्स प्लस होता था
और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस होता था, तुम्हें मैंने बताया था, और इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस होता था, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी आपका ये भी माइनस होता था। ये इस तरीके से आप फॉर्मेट लिख देंगे, लिखना बहुत जरूरी है। ठीक, इसके बाद हम पुट करना स्टार्ट करते हैं। अब हम आपके सामने लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल दिए हुए हैं। ट्रेड पेबल आपके इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, और ट्रेड पेबल इज अ लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी यहां शो होगा। कितने डिक्रीज हो रहे हैं, कितने डिक्रीज हो रहे हैं, हाँ 26,000 के डिक्रीज हो रहे हैं। इनर कॉलम में लिख रही हूं मैं, माइनस हो रहे हैं, कर दिया। कॉलम्स अगर सारे आपने पहले बना दिए तो चीजें पुट करनी आसान होंगी। बोलो माइनस क्यों होगा? तेरी लायबिलिटी पहले कितनी थी, बोलियो 90,000 रुपए की, अब कितने की है, 64 की। अब तेरी लायबिलिटी अगर 64 की रह गई तो इसका मतलब तूने बाकी जो डिफरेंस है उसे पे कर दिया, पे कर दिया तो आउटफ्लो हुआ, आउटफ्लो दिखाना नहीं पड़ेगा। गॉट इट? अगर तेरी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब तुमने पेमेंट कर दी है। आउटफ्लो फाइनेंसिंग से क्यों जाएगा? ट्रेड पेबल मेरी कोर बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, मेरा बिजनेस ही वही है, उसी में मैं डील करती हूँ, तभी तो वो ट्रेड पेबल है। ठीक, चले जी आगे चले। अब हमारी लायबिलिटी साइड सारी डन हो गई, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स का काम हमने कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं एसेट साइड पे, और एसेट साइड पे हमें बनाना पड़ेगा लेजर, क्योंकि लेजर के साथ साथ एसेट अकाउंट भी बनेगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनेगा, दोनों के लेजर बनेंगे। ये रब कर रही हूं मैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन निकल के आना है बैलेंसिंग फिगर में, जो मैंने तुम्हें बताया था, और वो पहले लेजर बनेगा तब निकल के आएगा, तब यहाँ आएगा और तभी बनेगा ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग रुक गया, ऑपरेटिंग पहले बन ही नहीं सकता। अगर कोई टीचर तुम्हें कहता है तो पहले नहीं बन सकता, कोई डेटा ही नहीं है हमारे पास पूरा। आ जाओ एसेट अकाउंट बनाते हैं हम। मशीनरी अकाउंट और कोई ब्लैक, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एक ही बात है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, देखो तुम्हें डेटा दिख रहा है बैलेंस शीट में कहीं? वर्किंग नोट में दिया हुआ है, बैलेंस शीट में नहीं होता एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डेटा, हमेशा बैलेंस शीट में होता है। और बच्चे बैलेंस शीट को पहले, हाँ अब मुझे बताओ ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी बताओ पहले। ठीक है, टू बैलेंस बीडी 36,000 बस। अरे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू तो 2,20,000 है। मैं मशीनरी की बात कर रही हूँ। 2,20 की आपकी ओपनिंग है, क्लोजिंग बताओ 375। वहां से नीचे से नोट्स टू अकाउंट से बताना। 375। हाँ, और नेट वैल्यू नहीं बतानी, ओरिजिनल वैल्यू बतानी है। बाय बैलेंस सीडी कितना? 375। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस आपका एसेट्स ये क्रेडिट साइड पे आता है। बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस आपका है 36, क्लोजिंग बैलेंस आपका, ओपनिंग और क्लोजिंग क्लियर होती है? अच्छा, अब नीचे देखो कोई डेटा हो। हाँ मैं वही चेक कर रही हूँ, कोई और डेटा नहीं। नहीं वो अलग है, उसका ट्रीटमेंट अदर करंट एसेट्स का तो यहाँ देंगे ट्रीटमेंट। अभी मैं एसेट का देख रही हूँ, बस कुछ भी नहीं है ना इंफॉर्मेशन, कोई सेल परचेज के बारे में तो कुछ नहीं बता रखा ना, कुछ भी गिवन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर आ जाओ, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है, ये मशीनरी अकाउंट है, ये लेजर हमारा होगा क्लोज। ध्यान से सुनो, डायरेक्ट, क्योंकि कोई सेल नहीं हुई। 52,000 है, यहां 36, 52 माइनस 36 कितने हो गए? ये है आपका बाई स्टेटमेंट P&L, दिस इज योर डेप्रिसिएशन। ठीक है, और ये जो डेप्रिसिएशन है नॉन कैश आइटम है, यहां पर आएगा। कितना आया? ये हो जाता है मिस, ये होता है मिस।
हो गया, क्योंकि गलतियां ऐसे होती हैं, ये आइटम मिस हो जाएगी, ये मिस हो जाएगा, हम बना देंगे, बच्चे ये बना देंगे लेकिन इसको पुट करना भूल जाएंगे। चलो आगे। अच्छा, अब ये वाला लेजर देखो, क्योंकि मशीनरी में कोई सेल कोई परचेज बताई नहीं हुई है लेकिन निकल के आएगी। देखो देखो किस साइड बैलेंस आ रहा है हमारा, 375 इधर है, 375 टोटल हम लिखेंगे तो हाईयर साइड यही है, जैसे लेजर आप बैलेंस करते हो। 375 में से 220 माइनस करो, बता दो मुझे। बैलेंस करके निकाला है मैंने परचेज, कितना 155। ये जो 155 है ये कहा जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, परचेज ऑफ मशीनरी 155। जैसे ही आपने वहां बैलेंसिंग करी, हाथ के हाथ वैल्यू डाल दो, हाथ के हाथ डालो, नहीं तो भूल जाओगे, कैश फ्लो मिलेगा नहीं, और बड़ा गंदा पैनिक होता है जब आंसर नहीं आता। ये बात ध्यान रखना। मैंने जैसे ही वैल्यू निकाली मैंने डाल दी, जैसे ही मैंने डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकाली मैंने डाल दी। मुझे पता होना चाहिए जाना कहाँ है, अगर मुझे जाने का पता है तो मुझे क्लियर है। बताओ यहां तक चीजें क्लियर होती हैं? आगे बढ़ू, दे फॉर्मेट बना ले भाई, 2 लाइन ही बनानी होती है, 1 लाइन ही बनानी होती है। चलिए, अब हमने एसेट साइड्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डिटेल नीचे दी हुई है, उसका काम हमने कर दिया। ठीक है, आगे चलूं। अब आप देखो जी, करंट एसेट, इन्वेंट्री आपको गिवन है, इन्वेंट्री है 50,000 की, और अब कितने की है? तो इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज हो रही है, कौन सी वाली? हाँ बिल्कुल ब्रैकेट में आएगी, बिल्कुल ब्रैकेट में आएगी। आज ये मार्कर्स बहुत लाइट चल रहे हैं, सारे उठा लाई हूं। चले, अब मुझे बताओ, कर इन्वेंट्री के ऊपर, इन्वेंट्री थी 50 की और 72 की हो गई, कितने की बढ़ गई? 22। अगर इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली आपको पेमेंट करनी पड़ी होगी, कितने की बढ़ रही है? 22। इसलिए आपका जो, अगर आपकी करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है इसलिए माइनस में गया, क्योंकि यू हैव टू पे आउटफ्लो। ठीक है, पेमेंट करनी पड़ेगी ना, इन्वेंट्री अगर स्टॉक आ रहा है तो ऑब्वियसली पे किया होगा। अब क्रेडिट पे किया होगा तो वो अलग बात है, क्योंकि उसका फिर अगर क्रेडिट पे आप कर रहे हो तो वो आपका उसमें ट्रेड पेबल में कवर होगा। आगे आइए, इसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल 75 से 51। यहां पर क्या हो रहा है आपकी? इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? ट्रेड पे, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल कितने का डिफरेंस है? 24। ये आपका होगा प्लस, क्योंकि डिक्रीज इन करंट एसेट। आगे चलिए, नहीं अभी नहीं हुआ। अदर करंट एसेट भी है आपके सामने। अदर करंट एसेट्स में नीचे डेटा दिया हुआ है प्रीपेड एक्सपेंसेस, और जो कि आपके डिक्रीज हो रहे हैं, बेसिकली 2000 थे और अब नील हो गए, तो आपकी डिक्रीज इन करंट एसेट हो गई। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना? 2000 रुपए का। अच्छा, इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का काम रह गया बस, है ना? इन्वेंट्री डेट रिसीवेबल्स का कर दिया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लास्ट में होना है, अदर करंट एसेट्स का कर दिया, बाकी सारा काम हमने कर दिया। हाँ हट जाती हूँ, हाँ बोल। जो करंट ईयर वाला प्रपोज डिविडेंड है पूरे कैश फ्लो में कहीं कुछ नहीं होगा, उसको कभी भी कहीं भी यूज नहीं करना है, क्योंकि जो इस साल का प्रोविजन क्रिएटेड है दैट विल बी पेड नेक्स्ट ईयर। तो इस साल के कैश फ्लो में कोई ट्रीटमेंट करंट ईयर के कैश फ्लो का प्रपोज डिविडेंड का नहीं करना। बस अब कैलकुलेशन करनी है, दैट्स इट। करना स्टार्ट करूं मैं कैलकुलेशन। यहाँ माइनस की कोई वैल्यू नहीं आई, यहाँ पर भी माइनस वाली वैल्यूज आती हैं। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं ये सारा का सारा डेटा ये ऑपरेटिंग का है, बेसिकली ये सारा एक साथ लेने वाली हूँ। वो तो पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हाँ ये कर लेते हैं, ये भी कर सकते हैं। ये पहले हम ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकाल लेते हैं। 140 था, 8001 था, 16001 था, तो आ गया आपका 164। ठीक है, अब हम इस वाले डेटा को लेते हैं। प्रेजेंटेशन देख लेना भाई, प्रेजेंटेशन मैटर्स। माइनस का 26,000, माइनस का 22,000, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है 22,000। एक मिनट, एक चीज मुझे यहाँ दिखानी है, यहाँ मैं लाइन बना रही हूँ। ये 164 प्लस का है, ये 22 माइनस का है। अगर मैंने यहाँ लाइन बना दी तो इन दोनों को एडजस्ट करके मैं यहाँ लिख सकती हूँ।
ठीक है, मेरी बात समझ में आई? ये वाले कॉलम, और अगर आप नहीं भी करना चाहते तो सीधा टैक्स पेड के बाद भी कर सकते हो, पर उससे क्या होता है, टीचर के पास ना स्टेप मार्किंग होती है कैश फ्लो में, तो उसी हिसाब से वो कहेंगे इतना लेवल तो सही निकाल दिया ना, तो वैल्यू मैटर्स। अब 164 आपके प्लस के हैं, 22 माइनस के हैं, 142 आ गया। अभी कैश फ्लो निकला नहीं है। नॉर्मली अगर ये टैक्स पेड नहीं होता तो कैश फ्लो निकल गया था फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहीं पे ही निकल गया था, लेकिन टैक्स पेड आ गया आपके सामने, तो आपका 132 आया। एक बार चेक भी कर लेते हैं, हाँ 132 ही आ रहा है। जो 132 आ रहा है ये मैंने दे दिया। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मैंने ब्रैकेट में ए लिख दिया क्योंकि लेबल करना है आपको, क्योंकि हमने लास्ट में ए बी सी तीनों प्लस करने हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट है, करंट एसेट ही होती है प्रीपेड, पिछले साल पे कर दी, इस साल पे नहीं करने वो, और अदर करंट एसेट्स में ही शो होती है, देख बैलेंस शीट में। चलो आगे। अब जो इन्वेस्टिंग है उसमें तो एक ही डेटा था, ये तो काम हमारा हो गया 132 का। इसके बाद ये है आपका 1,55,000, ये नेगेटिव वैल्यू है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं हम फाइनेंसिंग में। हाँ बिल्कुल कैश यूज होगा, सॉरी कैश यूज ही है ये, क्योंकि फ्रॉम नहीं है, पैसा आ नहीं रहा, पैसा जा रहा है। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये मैं IAFA लिख रही हूँ, आप लोगों ने नहीं लिखनी है, फुल फॉर्म लिखनी है, ध्यान रखना। 20,000 माइनस का कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके बाद क्या करना है? अब तो सब होशियार हो गए, इतना तो आ ही गया। A प्लस बी प्लस सी, और ये हमारा क्या था C। प्लीज लेबलिंग करना, टीचर कहेगी क्या है मुझे नहीं पता B क्या है। वैसे मैंने यहाँ पर भी तुम्हें लेबल करवा दिया, बट आप कोशिश रखो कि लेबल प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि लेबल जब कर दिया और फिर ABC लिख दिया प्लस करके तो ठीक है। पक्का? नेगेटिव पॉजिटिव? ठीक है, 26,000 आपका नेगेटिव में आ गया। A प्लस बी प्लस सी का प्लस करना होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना गिवन है ओपनिंग बैलेंस ऑफ को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? अलग अलग दे नहीं रखा, सिंपली दे रखा है आपको 59,000। ध्यान से देख बेटा, 59,000 पॉजिटिव वैल्यू है, 26,000 नेगेटिव वैल्यू है। 33 ही आ रहा है, जरा चेक करो क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जरा चेक कर लो। सही है, सही है। तुम्हारा कैश फ्लो हो गया, बताओ भाई कैसा था? मजेदार, इंटरेस्टिंग? यही लेवल आना है बोर्ड में, यही लेवल आना है, ये ध्यान रखना। एक टैक्स वाला और कंपोनेंट आना है, दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन मैं कहूंगी सेम ऐसा ही आएगा। जो पूरे वाला देते हैं वो यही चीज ही देते हैं। इसमें आपका मशीनरी अकाउंट भी आ गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आ गया, इसमें बोरोइंग्स वाला पॉइंट भी आ गया, लेकिन बोरोइंग्स का जो इंटरेस्ट है गिवन है, कभी कभी परसेंटेज गिवन होती है, बस वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। एक टैक्स पेड का कंपोनेंट है, वो अभी इसमें कवर नहीं हुआ है, बट वो आगे आ जाएगा, वो कराऊंगी। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बताओ भाई, बोरोइंग्स वाला पार्ट टेबल एक्सप्लेन करना। बंद कर दो उसको। बोरोइंग्स वाला